नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्रिपाठी। आज आप सभी के सामने जो है घटना चक्र की जो पीसीएस स्पेशल आई है बुक, जिसमें प्री और मेंस के जो है सॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको लेकर हाजिर हूँ। देखते हैं 2023 का प्रश्न पत्र क्या था। पहला क्वेश्चन दिया है इतिहास का कि सूची 1 को सूची 2 में से सम्मिलित कीजिए। पुरातात्विक स्थल दिया है और उसका वर्तमान में क्या नाम है, ये पूछा गया है। तो पुरातात्विक स्थल जो है नेवासा कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में है। उसके बाद दूसरा दिया है ईसमपुर कहाँ है आपका? आज के कर्नाटक में है। डिडवाना कहाँ है? डिडवाना जैसा आपको पता है राजस्थान में है। और गुडियाम गुफा जो है कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 3, 4 और 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 किसमें दिया है? सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है चरक संहिता में कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इसमें जो है दोनों सही हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से जो है गुप्त वंश के शासक की जानकारी मिलती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु विष्णु और ब्रह्मांड पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से, विष्णु पुराण से और ब्रह्मांड पुराण से जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? मतलब दर्शन या प्रचारक कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? न्याय जो है गौतम का है। वैशेषिक जो है पतंजलि का नहीं है, कणाद मुनि का। यहाँ देखिए न्याय गौतम का है। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का है। पूर्व मीमांसा किसका है? जैमिनी का है, कण्व या कनद का नहीं है। और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा जो है वादरायण का है। इसमें क्या दिया है? कपिल। तो इसलिए केवल और केवल क्या सही है? बी ऑप्शन सही है, न्याय जो है गौतम का है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमा का निर्धारण पूछा है तो वो कौन करता है? आलमगीरपुर। उत्तरी सीमा कौन करता है हड़प्पा संस्कृति का? जम्मू कश्मीर। पश्चिमी सीमांत किसका उदाहरण है? सुतका किंडोर का। पूर्वी जो है आलमगीरपुर और दक्षिणी जो है दायमाबाद। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कहाँ है? सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, जो आज के है। पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरा स्थल मांडा जो कि आज के जम्मू और कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। उत्तरी जम्मू कश्मीर, पश्चिमी सुतका गेंडोर, पूर्वी आलमगीरपुर और दक्षिणी दाइमाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कालानुक्रम है? मतलब किसका आक्रमण कब हुआ था, कौन पहले आया था, कौन उसके बाद? तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका, यूनानी आए, उसके बाद शक आया और फिर कुषाण आए, यही क्या है? आपका सही कालानुक्रम है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? दयाबाई विनय मल्लिका सही सुमेलित है। सहजोबाई सहज प्रकाश ये भी सही है। सोन कुमारी स्वर्णबेला की कविता ये भी सही है। लेकिन गंगाबाई जो दिया है आपका, ये गणेश देव की लीला नहीं है, बल्कि क्या है? गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवित्री थी। गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ गंगाबाई का पदनाम से प्रस्तुत हुआ। गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री मधुर अली की है। किसकी है? मधुर अली की। जो ये गणेश देव लीला किसकी है? मधुर अली की है। और गंगाबाई ने क्या लिखा है? कृष्ण भक्ति परंपरा को लिखा है। अगला देखते हैं।
वैदिक काल प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? भागदू किसे कहा जाता था? तो भागदू जो था वैदिक कालीन में, वो था राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। राजस्व कर को जमा करने वाले अधिकारी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? भागदू। अब देखते हैं, वैदिक काल प्रशासन में भागदू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि अच्छवाब जो है द्यूत अधिकारी एवं आय व्यय का गणाध्यक्ष होता था। अच्छवाब जो क्या था? दूत अधिकारी था तथा आय व्यय की गणना करने वाला अधिकारी था। अब देखते हैं, मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद था बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में। वो भिक्षु कौन था? मतलब जो मिलिंद पन्नो है, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु कौन था? वो नागसेन, इनके बीच का एक संवाद है। ये थे प्राचीन भारत के जो है क्वेश्चन आए थे 2023 में। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत के कितने क्वेश्चन आए थे 2023 में। दिया है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये भी सही है। और शाह तुर्कन जो है इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी सही है। लेकिन हमीदा बानो बेगम जो है अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, वो हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी। देखिए, हमीदा बानो बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन 11वां देखते हैं, खरीदादार कौन था? खरीदादार जो है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। खरीदा अरबी शब्द जिसका अर्थ है चमड़े या रेशम की थैली। खरीदा का अर्थ क्या है? चमड़े या रेशम की थैली। रियासत काल में शासकों का शाही पत्राचार इसी खरीदा थैली में पत्र रखकर होता था। जब रियासत काल था उसमें जो है शासकों द्वारा पत्राचार ये जो चमड़े की या रेशम की थैली होती थी उसी में रखकर किया जाता था। 12वां क्वेश्चन दिया है, पुस्तक दिया है और विषय दिया है, इसको देखते हैं। मिराते सिकंदरी जो है पुस्तक है, इसका विषय क्या था? गुजरात विजय के विषय में लिखा गया। बुरहान ए मासिर जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास दिया गया है इसमें। रियाज उस सलातीन जो है इसका विषय क्या था? बंगाल का इतिहास था। और रियाज उल इंसा जो है महमूद गवां के पत्रों का संग्रह था। मिराते सिकंदरी का विषय था गुजरात विजय। बुरहान ए मासिर का विषय था बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उल सलातीन का विषय था बंगाल का इतिहास। और रियाज उल इंसा का विषय था महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? मतलब किसने जो है फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान जो 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो वो कौन था? अजीजुद्दीन खान। अजीजुद्दीन खान ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान या अजीजुद्दीन खालिद ने किया था। यह अनुवाद कार्य दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? ये याद रखिएगा, दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14वां। दिया है कि कालक्रम के अनुसार जो है इन शासकों को लगाइए। तो जो बालाजी विश्वनाथ है उनका क्या है कालक्रम? 1713 से 1720 ईस्वी। बाजीराव प्रथम जो है 1720 से 1740 ईस्वी। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी। और नारायण राव जो है 1772 से 1773 ईस्वी। इस हिसाब से पहले नंबर पे बालाजी विश्वनाथ होंगे, दूसरे पे माधवराव होंगे, नहीं दूसरे पे बाजीराव प्रथम होंगे, और तीसरे पे जो है माधवराव होंगे, और चौथे पे कौन होगा? नारायण राव होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? जजिया और गौ हत्या को समाप्त कौन किया था? जैनुल अबिदीन ने। जैनुल अबिदीन ने क्या किया था? जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। देखते हैं, 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैल उल आबिदीन के नाम से
कश्मीर के सिंहासन पर बैठा? कौन था? अली शाह का भाई, उसका नाम क्या था? शाही का, जो जैन उल अबिदीन के नाम से कहाँ बैठा? कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण ही उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। उसने जो है हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह कश्मीर का प्रथम शासक था। कश्मीर का प्रथम शासक था। उसने गौहत्या को निषिद्ध कर दिया, मतलब उसने गौहत्या को बैन कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में भी अनुवाद किया गया। उसी काल में क्या किया गया? महाभारत का, दशावतार का तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो जो टप्पा शैली थी ये मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत या विकसित हुई थी। प्रश्न विकल्पों में संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में जो है परिष्कृत और विकसित हुई थी। तो अभी तक हमने देखा क्या? प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन आए थे 2023 में। अब देखते हैं आधुनिक भारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान आरंभ सही नहीं है? दिया लखनऊ जो है 4 जून 1857, ये सही है। मेरठ 10 मई 1857, ये भी सही है। और बैरकपुर 29 मार्च 1857, ये भी सही है। जबकि बी झांसी में जो है जून 1857 में जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए कुछ स्रोतों के में लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तकों में लखनऊ में इस विद्रोह की प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में बी को विकल्प सही माना था। मतलब जो ये है, ये कुछ किताबों में क्या मिलता है 4 जून 1857, लेकिन कुछ जगह जो है 30 मई 1857 मिलता है। लेकिन आयोग ने क्या उत्तर सही माना है कि 4 जून 1857 होगा, और बी का विकल्प गलत उन्होंने माना है, जो है जून 1857 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा संगठन था? तो वो था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के पे जो है क्या लगा? दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने का इल्जाम लगा था। देखते हैं, दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध था। हार्डिंग जो बम कांड था वो किसके रूप में प्रसिद्ध था? दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध था। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? 1918 में संयुक्त प्रांत में किसान सभा हुई, उसका गठन किसने किया था? उसका नेता कौन था? उसके नेता थे इंद्र नारायण द्विवेदी। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। किसके किसके सहयोग से? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो है संयुक्त प्रांत मतलब आज के उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, ये बात सही है। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी सही है। तो मतलब दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। देखिए, ईवी रामस्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। रामस्वामी नायकर ने क्या किया? असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो मतलब दोनों सही हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी के नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा थी। केरल के वायकोम यानी त्रावणकोर नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में
ईबी रामस्वामी नायकर, पेरियार तथा केपी केशव मेनन, टी के माधवन तथा कल्पक्कम ने भी भाग लिया। इसमें किसने किसने भाग लिया था? ईबी रामस्वामी नायकर, केपी केशव और टी के माधवन ने इसमें भाग लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट, तो महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? ये तो आपको पता ही होगा, रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे जिसका नाम था, आजाद हिंद फौज में और भी अन्य ब्रिगेड थे जिनका क्या नाम था? आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्र सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? दिया है मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली तथा शांति घोष। तो शांति घोष जो है इससे संबंधित नहीं थी। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल को 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष तथा सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। शेष अन्य विकल्पगत महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। अरुणा आसफ अली, मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जो है किसे संबंधित थी? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे अंतिम था? तो होम रूल की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले 1916 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। फिर मोपला विद्रोह 1921 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में। ये भी 1919 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे आखिरी में क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ तथा खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919 में हुआ तथा मोपला विद्रोह जो है वर्ष 1921 में हुआ। इसमें आपको डेट भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये सीक्वेंस से लगाने के लिए भी आ जाता है। तो इस हिसाब से 2023 में जो है 23 क्वेश्चन आए थे, किससे? इतिहास से। अब अगला भाग देखते हैं, भूगोल। भूगोल में सबसे पहले भारत का भूगोल। निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। अगला दिया है नदियां और उसके उद्गम स्थल। तो आपको पता है, यमुना यमुनोत्री से निकली है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकली है, गोदावरी जो है नासिक से और महानदी जो है सिहावा से निकली है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, यमुना यमुनोत्री से, गोदावरी नासिक से तथा महानदी सिहावा से निकली है। अब दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सुमेलित है? कौन सा दर्रा जो है सुमेलित है? तो माना जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नीति लेकिन उत्तराखंड में है। अब देखते हैं दर्रे और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। खारदुला, काराकोरम, जोजिला और चांगला जो है ये कहाँ पर है? लद्दाख में। खारदुल्ला, काराकोरम, जोजिला तथा चांगला लद्दाख में है। पीर पंजाल तथा बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगची, दीवान, भाबा, पारंगला और मणिरंग जो है हिमाचल प्रदेश में है। मोलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नाथुला जेलेपला जो है सिक्किम में स्थित है। सेला, बामडी और दीपू जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू जो है मणिपुर में स्थित है। थालघाट, भोरघाट जो है महाराष्ट्र में स्थित है।
अगला देखते हैं, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, ये बात सही है। अगला दिया है, भारत के अनेक खनिज तथा यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। मतलब भारत अनेक खनिजों जैसे कि लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के आयात पर निर्भर है, तो ये भी बात सही है। फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सालाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम की खोज की। जम्मू कश्मीर के कहाँ, सलाल हैमाना क्षेत्र में जो है लिथियम की खोज की। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। आयात मतलब दूसरे देशों से हम मंगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। तो यह किसके लिए महत्वपूर्ण है, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में सिवाना समुद्र जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 में की गई थी। तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है। तमिलनाडु जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये तो सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, ये बात गलत है। बेतवा नदी कहाँ पे मिलती है, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है, न कि प्रयागराज में। तो आइए देखते हैं इसका क्या है व्याख्या। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी से सम्मिलित नहीं है, सहायक नदी कौन सी है, सही सुमेलित नहीं है। तो प्राणहिता नदी गोदावरी नदी में है, इसकी सहायक नदी है, यही पहला ही गलत है। हेमावती कावेरी से सही है। मालप्रभा कृष्णा और मंजरा गोदावरी नदी में है, की सहायक नदी है, ये सही है। देखिए दिया है प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, न कि महानदी की, और यहाँ क्या दिया है, महानदी, तो इसलिए ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती और बेनगंगा। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी नदी हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी आदि। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और पंचगंगा इत्यादि हैं। एक भौगोलिक इकाई के जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करे, भंडारण करे और पानी को छोड़े, तो उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक, वाटर शेड कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। मतलब कथन और कारण दिया है। कथन दिया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण इसका दिया है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर पृष्ठीय छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें पहला दिया है एक गलत, मतलब कथन गलत और कारण सही है, ये गलत है। इसमें दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है तमिलनाडु शुष्क रहता है, ये बात सही है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है तो तमिलनाडु का जो तट है यहाँ का वो शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के विषय क्षेत्र में है, तो जो है ये भी सही है। मतलब
कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है, कथन जो कारण की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है, इसलिए कथन ये सही है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा में वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है। ये हवाएं फिर पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं, जल्द ही ठंडी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सह्याद्री के हवा वाले हिस्से और पश्चिमी तटीय मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। इससे हवाओं में नमी कम हो जाती है, इसलिए हवाएं पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित पूर्व की में थोड़ी वर्षा करती हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये तो सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ये गलत है। व्याख्या देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निश्चालन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस मृदा में उर्वरता कम होती है, किंतु इसमें लौह एवं एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ क्या दिया? लौह और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, जो कि गलत है। लौह और एल्यूमिनियम जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। किसी कमी होती है इसमें? नाइट्रोजन की, पोटास की, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। उष्मा जनित, विद्युत जनित, गैर नवीनीकरण है, नवीनीकरण है, ये नवीनीकरण। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो क्या है? नवीनीकरण होते हैं, नवीनीकरणीय होते हैं। क्या होते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत? नवीकरणीय होते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल हैं, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि है, जो कि नवीकरणीय है। अतः इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। अब देखते हैं विश्व का भूगोल में क्या दिया है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षोभित होने को का क्या कारण है? आपको पता है पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटी है, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में हवा ऐसे चलती है और उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलती है, तो वही पूछा है कि इसका कारण क्या है। तो इसका सबसे जो वो है, इसको क्या कहते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है कि धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। जो धरातल पर हवाएं चलती हैं वो वायु की दाब के और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती हैं। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियालिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कोरियालिस बल या कोरियालिस फोर्स। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। फेरल ने क्या बताया था कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो माराकाइबो जो है वेनेजुएला में है, सही है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी सही है। तथा बैकाल झील जो है कहाँ है? रूस में है, ये भी सही है। लेकिन ओनेगा जो है कनाडा में न होकर कहाँ पे है? ये रूस में है। इसका देखते हैं व्याख्या क्या दिया। ओनेगा झील रूस में स्थित एक झील है, न कि कनाडा में। रूस की अन्य प्रमुख झीलें कौन कौन से? बैकाल और लदोगा। मतलब रूस की कौन कौन सी झीलें हो गई प्रमुख? ओनेगा, बैकाल और लदोगा। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख झील है। माराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित एक लैगून झील है।
माराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित एक लेगून झील है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। 37 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? यूक्रेन में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? वो होता है डोनेटस्क में। डोनेट्स्क में होता है। डोनेटस्क वेसिंग या डोनबास वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है और कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन के कोयला भंडार का लगभग 90% से अधिक डोनेट्स्क कोलफील्ड में स्थित है। कितना? यूक्रेन का लगभग 90% जो कोयला पाया जाता है वो डोनेट्स्क से ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कोलोराडो नदी और रियो डी ग्रांडे नदी के द्वारा होता है। मतलब बी और सी दोनों सही हैं। रियो ग्रांडे एवं कोलोराडो दोनों नदियां संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको देश की सीमा पर स्थित है। मतलब दोनों जो है अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। रियो ग्रांडे दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको की प्रमुख नदियां कोलोराडो नदी के साथ में एक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण मध्य कोलोराडो में उत्पन्न होती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों रियो ग्रांडे के साथ में एक है। मतलब कोलोराडो नदी दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको की प्रमुख नदियों में से एक है। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो के रॉकी पर्वत से शुरू होकर, कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है? अमेरिका के कोलोराडो के रॉकी पर्वत से होकर पश्चिम और दक्षिण से उत्तर पश्चिम मैक्सिको से कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरते हैं। तो कोलोराडो नदी कहाँ गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। और निकलती कहाँ है? रॉकी पर्वत से। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या देश सही सुमेलित नहीं है? मॉन्टेविडियो जो है उरुग्वे, ये तो सही है। जकार्ता इंडोनेशिया, ये भी सही है। रॉटरडम नीदरलैंड, ये भी सही है। इकारगा जो है चीन में न होकर कहाँ पे है? रूस में है। इकारका बंदरगाह रूस में स्थित है। यह बंदरगाह एनीसे नदी के इकास्कार या क्रीक के तट पर स्थित है। मॉन्टेविडियो बंदरगाह उरुग्वे में तथा जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। रॉटरडैम बंदरगाह जो कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, नीदरलैंड के दक्षिण हॉलैंड प्रांत में रोटरडम शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है स्पेन के अमेरिकी वासियों को। फिलीपींस में जो है नारियल और गन्ने की कृषि का विकास किसने किया? स्पेन और अमेरिका वासियों ने। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, छोटे से सबसे विस्तृत तक। मतलब छोटे से बड़े में जो है आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। उसके बाद क्या है? गोबी मरुस्थल है। और फिर अरेबियन मरुस्थल और उसके बाद सहारा मरुस्थल है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, तो सबसे बड़ा यही है, तो इसलिए सबसे आखिरी में होगा। और कुल मिलाकर आर्कटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है सबसे बड़े मरुस्थल हैं, लेकिन ये प्रश्न में दिया ही नहीं गया है उनके बारे में। जबकि प्रश्न के ग्रेट सैंडी मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 2,67,250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल 2,67,250 वर्ग किलोमीटर। गोबी मरुस्थल 1,29,500 वर्ग किलोमीटर में। और अरेबियन मरुस्थल 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। जबकि सहारा मरुस्थल जो है 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले होगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर गोबी मरुस्थल, फिर अरेबियन मरुस्थल और फिर कौन सा होगा? सहारा मरुस्थल। अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं में अधिकतम होती है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ जो है ये भूमध्य रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा हो गई। तो यहाँ जो है सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, जिससे कि यहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और पानी की लवणता ज़्यादा हो जाती है। अगला दिया, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12.5 घंटे के बाद ज्वार आता है। ये गलत है। बेंगोला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। ये भी गलत है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में हो तो स्थिति लघु ज्वार की होती है। ये भी गलत है। सिर्फ क्या सही है? ए ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आ जाती है, परंतु उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां उसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापमान तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्रमशः उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, अतः इस स्थान पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला दिया, पृथ्वी पर किसी स्थान पर 24 घंटे में सामान्यतः 2 बार ज्वार भाटा आना चाहिए, परंतु पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व एक घूर्णन करती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए। लेकिन वास्तविक में प्रतिदिन ज्वार लगभग 25 या 26 मिनट देर से आता है। ज्वार के 6 घंटे 12.5 मिनट या 13 मिनट बाद निम्न ज्वार भाटा आता है। मतलब ज्वार के 6.5 घंटे 13 मिनट के बाद जो है भाटा आता है। इसीलिए कारण यह है कि चंद्रमा भी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करता है। ज्वार केंद्र तब अपना एक चक्कर पूरा करता है, तब तक चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गया होता है, तथा ज्वार केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने में 50 या 52 मिनट अतिरिक्त समय लगता है। इस प्रकार एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने पुनः आने में 24 घंटे 50 या 52 मिनट लगता है। उसी स्थान पर अपकेंद्री बल के कारण चंद्रमा के विमुख भाग में 12 घंटे 25 मिनट या 26 मिनट बाद ज्वार आता है। तो ये जो 12 घंटे 30 मिनट दिया था वो गलत है। 12 घंटे 25 या 26 मिनट में जो है आता है ज्वार। अगला दिया है, बेगुला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिजगी। यह पूर्णमासी व अमावस्या को होती है। मतलब ये पूर्णमासी और अमावस्या के दिन ये स्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आया से सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ये सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ है बच्चा। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान, स्तरीकरण में वृद्धि और समुद्र के पोषक तत्वों में कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन नुकसान का अनुभव करती हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया था कि फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह है लौह अयस्क के लिए। माउंट न्यूमेन जो है लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह खनन क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, कूट पर्वत दिया है, वो किस देश में है? तो किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। टुबकुल जो है मोरक्को में है। स्टेनली जो है युगांडा में है। और हागर जो है कहाँ पे है? अल्जीरिया में है। तो इस प्रकार से देखते हैं व्याख्या क्या दिया। किलिमंजारो की ऊंचाई 5895 मीटर है। यह कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है।
यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। किलिमंजारो क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,995 मीटर। टुबकुल मोरक्को में एक पर्वत है जो टुबकुल नेशनल पार्क में स्थित है। यह टुबकुल नेशनल पार्क में स्थित है। कौन सा? टुबकुल पर्वत। और ये कहाँ है? मोरक्को में है। माउंट स्टेनली या माउंट नगलीमा एक पर्वत है। माउंट स्टेनली को क्या कहते हैं? माउंट नगलीमा भी कहते हैं, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में स्थित है। कहाँ है? कांगो और युगांडा में स्थित है। हागर पर्वत जो है अल्जीरिया में स्थित है। तो आज हमने देखा वर्ष 2023 में पूछे गए इतिहास और भूगोल के कुल क्वेश्चन, जिसमें कुल मिला के 45 क्वेश्चन थे। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।